सभी सज्जन अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। अब का खोली कमी चेक जबोम सभी अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ट्रस्ट अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट हुआ। सभी लोगों को आज के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अच्छा लगता है जब आप लोग सभी समय से तैयार रहते हैं। और यकीन मानिए कहीं ना कहीं इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत सारे काम छोड़ते हुए भागकर आना पड़ता है, क्योंकि समय पता लग जाता है कि भाई 8 बजने वाले हैं और चिंता हो जाती है भाई काफी लोग जो है वेट कर रहे होंगे। तो आज के दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और पिछले हमारे 2 दिवस में हमने बहुत कुछ नया सीखा, बहुत कुछ नया जाना। हमारी बहुत सारी एनजीओज के मेरे पास व्हाट्सएप पर्सनली मेरे नंबर पर जो है व्हाट्सएप आते रहते हैं कि सर हमारे बायोलॉजी में ये कमियां हैं, सर हमारे सिर्फ 10 ही टॉपिक्स का बायोलॉजी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उम्मीद करता हूं कि हम सभी लोग अपनी अपनी कमियों को अब धीरे धीरे जो है खत्म करते चले जाएंगे। पहली इस हमारी केसबुक की जो सीरीज है, इस केसबुक की सीरीज में हमने पहले दिन जाना कि संस्था के रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा रजिस्ट्रेशन हमारे लिए बेहतरीन है, कौन सा रजिस्ट्रेशन हमारे लिए बेहतरीन नहीं है, किस टाइप के रजिस्ट्रेशन करते समय हमें किन क्लॉजेस का ध्यान रखना है, किस एक्ट का ध्यान रखना है, ट्रस्ट हमारे लिए बेहतर है, सोसाइटी हमारे लिए बेहतर है या सेक्शन 8 हमारे लिए बेहतर है। इन सब चीजों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी हमारे साथी भाई अब नए जुड़े हैं, जिनको लगता है कि उनके ये पिछले टॉपिक छूट गए हैं, उनके लिए रिकॉर्डेड सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि इस समय जो भी गवर्नमेंट ग्रांट या सीएसआर ग्रांट चल रही हैं, उसकी जानकारी भी समय की अनुपलब्धता के कारण मैं ग्रुप में या पब्लिक सेक्टर्स में नहीं दे पा रहा हूं। तो प्लीज आप चैनल को विजिट करते रहिएगा, अपने यूट्यूब चैनल को आप जो है जरूर जो है वहां विजिट करते रहिएगा, जिससे आपको समय समय पर पता लगता रहे कि अभी कौन सी ग्रांट आई हुई है और किस चीज के बारे में जो है इंफॉर्मेशन वहां दी जा रही है। काफी सारी चीजें छूट जाती हैं। मैं एक बार आप सभी लोगों के साथ यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो शेयर कर दे रहा हूं। जिस किसी को भी ना पता हो तो वो यूट्यूब चैनल पर जाकर और डिफरेंट डिफरेंट ग्रांट एप्लीकेशंस की जानकारियां कलेक्ट कर सकता है और वहां से डायरेक्टली आप जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है आपके चैट बॉक्स में। माननीय अध्यक्ष महोदय अगर मौजूद हों तो प्लीज एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी शायद अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के डिफरेंट डिफरेंट जो है कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो ग्रुप में भी जाती है, बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो सिर्फ सोशल पेजेस पर जाती है, बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो सिर्फ फेसबुक ग्रुप जो हमारे बने हुए हैं उसमें जो है शेयर की जा रही है, फेसबुक के जो पेजेस हैं वहां पर शेयर की जा रही हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी जानकारी आज चैट बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। मेरी आवाज प्रॉपर से आ रही है? हरिओम जी एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। हरिओम जी अपने आप को अनम्यूट करके, और शायद नहीं हो पा रहे हैं। मुझे आपका हैंड रेस करके दिखा दीजिए, मैं आपको देख पा रहा हूं।
आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैंने इस बार थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट होती थी और काफी सज्जन मुझसे नाराज हो गए थे कि सर आप जो है ना मीटिंग से हमें उठाकर बाहर फेंक देते हो एकदम। तो मैं कहा भाई चलो अब ये दिक्कत आएगी ही नहीं, मैंने वो ऑप्शन ही बंद कर दिया। अब आप अपने आप को जो है अनम्यूट कर ही नहीं पाएंगे। तो शुक्र है कि बाकी लोगों का समय बचेगा, तो मेरी आवाज प्रॉपर रूप से आप लोगों को मिल पा रही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं एंजियोपेन के बारे में। ओहो सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर। एक बार अध्यक्ष महोदय जी एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा, जो कि आपका नंबर मुझे ऊपर दिख जाए, नाम। जी जी दादा, अपने आप को हाँ अनम्यूट हाँ हाँ, कीजिएगा। जी ठीक ठीक। एक धन्यवाद मिनट दादा। देना, मीटिंग चल रही है, मैं कर लूँ। आ रहा हूँ। दादा एक बार हमारे जितने भी प्रतिभागी यहाँ जुड़े हुए हैं, एक बार मैं चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जो भी सोशल अकाउंट्स हैं वो आप सबके साथ एक बार चैट बॉक्स में शेयर कर दें, जिससे कि जो भी हमारे प्रतिभागी यहाँ जुड़े हुए हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें जो है फॉलो अप करते रहें। क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपसे छूट जाती हैं, सिर्फ इन वर्कशॉप के माध्यम से ही नहीं, हमारे वेबिनार्स, सेमिनार्स, हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो जानकारियां रहती हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल की हैं या और भी बहुत सारी जानकारियां रहती हैं, वो काफी सारी जानकारी आपसे छूट जाती है क्योंकि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सभी सोशल मीडिया चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं। तो मैं आज चाहूंगा और हर मीटिंग में मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोगों के साथ जो है सोशल मीडिया लिंक शेयर कर दिए जाएं, जिससे कि आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो अप करते रहें। मेरा एक छोटा सा अनुरोध आप सभी लोगों से और भी है, आप प्लीज जो भी लिंक आपके पास आता है ये सेम लिंक है, हर रोज यही लिंक रहेगा। कोशिश कीजिए ये लिंक आप ज्यादा से ज्यादा एनजीओ के साथ शेयर करें और इनको इन्फॉर्म करें कि रोजाना रात्रि 8 बजे हम एनजीओ को बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिसको हमने नाम दिया है केसबुक। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम आपकी सभी क्वेरीज को इसी सेशन के दौरान ही सॉल्व करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। आज हम बात करने वाले हैं एनजीओ पेन के बारे में। कल के सेक्शन में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कैसा होना चाहिए नहीं बताया, तो आज से रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट उसके बारे में बता दें। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कैसा होना चाहिए, एक बार सर हैंड रेज कीजिएगा अनूप सिंह जी। आपके साथ सोशल मीडिया लिंक शेयर कर दिए गए हैं, एक बार आप चैट बॉक्स में सभी लोग चेक कर लीजिएगा और उसको कॉपी करके अपने पास कहीं भी आप सेव कर लीजिए। अनूप सिंह जी एक बार अपने आप को आप हैंड रेज कर दीजिए आपका, क्योंकि मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया हूं। अनूप सिंह जी एक बार आपको आप हैंड रेज कर लीजिए। अनूप सिंह जी हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो, जो कि मैं आपका प्रश्न ले सकूं। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी, अपने आप को ना अपना हैंड रेज कर दीजिए एक बार, हैंड रेज का ऑप्शन होगा आपके पास। मैं तभी आपको सर अनम्यूट होने की जो है वो दे पाऊंगा। अनूप सिंह जी शायद आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, सर उसमें हैंड रेज का ऑप्शन होता है, हैंड रेज कर दीजिएगा। चलिए जब तक उनका जो है जवाब आता है तब तक हम आगे बढ़ते हैं अपने इस आज के सेशन की ओर। मैं बात कर रहा था एनजीओ पेन के बारे में। एनजीओ पेन क्यों जरूरी है? अनूप सिंह जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, एक बार आप अनम्यूट हो जाइए।
जी सर, प्रश्न हाँ। बताइए आपका। मैं प्रश्न समझ नहीं पाया, क्या कह रहे थे आप? सर ये पूछना था कि जैसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में सदस्य जैसे बनाते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जी। इसके बारे में कल नहीं हम जान पाए क्योंकि काफी समय हो गया था और रात खत्म हो गया बीच में, तो इसके बारे में 2 मिनट का आप हमें सर देखिए, देते हैं जब केवल। भी आप ट्रस्ट का निर्माण करते हैं, सोसाइटी का निर्माण करते हैं, तो वहां पर कुछ गिने चुने पद रहते हैं आपके, जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, आपके कोषाध्यक्ष। तो ये है मुख्य पद। इसके अलावा आप बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में उनको अपॉइंट कर सकते हैं, या अन्य जो मेंबर्स हैं उनके पद के आप जो है उसमें अपॉइंट कर सकते हैं। मैं एक बार माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, अपने आप को एक बार वो अनम्यूट कर लें। इस बारे में सर आपको बहुत बेहतरीन जानकारी देंगे। सर आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे, एक बार रेज हैंड कर दीजिएगा, क्योंकि डिस्टरबेंस की वजह से मैंने इसको सबके लिए म्यूट कर दिया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय जी, एक बार सर हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, अनम्यूट कीजिए सर। सर अनम्यूट कीजिए, देखिए। ओके जी ओके ओके ओके, हो गया सर, हो गया। सर, अनूप हाँ सिंह सर, जी का सवाल है, हाँ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या पद उसमें दिए जाते हैं? थोड़ा सा इनका जो प्रश्न है उसको एक बार क्लियर कर सर दीजिएगा। ठीक ठीक। तो आप ट्रस्ट बना रहे हैं सर, एनजीओ बना रहे हैं, सोसाइटी? अनूप जी, चलिए इट मीन्स के ये ट्रस्ट का गठन करना है। अनूप सिंह जी, अनूप सिंह जी, मेरी आवाज आ रही अपने है आप सर? को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर अब हो गए। जी। सर ट्रस्ट है हमारा। हो गए? अच्छा, तो आपने ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया हुआ है, कराना है सर? सर अभी सेक्शन सर से पहले ही हमारी बात होती रहती है, तो 10 दिन पहले हमने न्यू ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आपने सर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो उसमें किसको ट्रस्टी बनाया है? कितने ट्रस्टी हैं आपके उसमें? मैनेजिंग ट्रस्टी हम हैं और 8 हमारे सदस्य हैं उसमें। एक अध्यक्ष बनाया है हमने और एक उपाध्यक्ष और एक उप सचिव और 4 सदस्य ट्रस्टी, टोटल सर 8 लोग। आपने बना चुके हैं, अब आप क्या जानना चाहते हैं सर? अब बताएं। सर हम जानना चाहते आप हैं कि बना उसमें चुके हैं, डीड देखिए आपकी बनी? सर ट्रस्ट डीड हाँ जी, भले ही हमने बताएं। बना लिया था, लेकिन कल के यादव सर के क्लास में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, तो हमें इसको रिवाइज डीड फिर से कराना पड़ेगा, क्योंकि हमने बाइलॉज में बहुत सारी हमारी कमियां हैं, तो जिसके वजह से ठीक है, इसको हम ठीक। भले ही जी, तो हम चाहते तो हैं कि सर जो अगर कल इसमें भी कोई कमियां बताया हो तो गया उसको था, भी चेंजिंग। नहीं नहीं सर, कल आपको बताया, आपने स्क्रीनशॉट लिए थे सर वो? यस सर, हमारे पास सब स्क्रीनशॉट है, हमने दोबारा उसको भी तो जो आप बढ़ाने हैं हमको। स्क्रीनशॉट तो पढ़ेंगे सर, तो आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी आपको दिए गए, आप उसमें अपनी डीड में डलवाइए उनको, और रिवाइज डीड बनवाइए, जैसे कल बताया था सर ने, आपको जी रिवाइज डीड बनवानी पड़ेगी अब तक है। जी और सर। उसमें जो अपने अध्यक्ष वगैरह जो सब बनाए सर, आपको जब मैनेजिंग, हम्म, तो आप है उसमें मैनेजिंग ट्रस्टी, और जी आपने अध्यक्ष वगैरह जो बनाए हैं सर, तो उनको अलग अलग पावर्स दे दीजिए, और सबको एक हम्म, रिवाइज बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि सर हम्म, यादव जी, इन्होंने सर ट्रस्ट बना चुके हैं ये, और अभी 10 दिन पहले ही बनाया है, तो अब इनको, अब इन्होंने सब कुछ तो उसमें रिवाइज कर लिया, अब क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं तो मेरी तो ये सलाह थी, एक मिनट सर, जी अवसर में तो सभी साथियों को सलाह दूंगा कि अगर जैसे कल सर ने बताया, आपने शायद नोट करा होगा, सोसाइटी और जो भी लोग नए हैं या जो रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, वो सबसे बढ़िया सेक्शन 8 में कराएं सर। सोसाइटी और ट्रस्ट पर कभी भी जो गवर्नमेंट की वो आ सकती है, कई तरह की इसमें विसंगतियां होती हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपको कभी भी, आपके ट्रस्टी सब मिलके कभी भी आपको हटा सकते हैं सर, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पावर्स आप उन सब के हाथ में होती है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, जो भी अभी नए रजिस्ट्रे, देखिए जिनका हो गया वो ठीक है, नहीं तो अगर आप सेपरेट करना चाह रहे हैं, जैसे सर ने कल बताया था, आप लोगों ने सुना होगा, 3 साल बाद उसको मर्ज कर सकते हैं, उसमें उस मर्ज कर सकते हैं, इनकम टैक्स को लिखते हुए
तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग ना एक सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, एक कंपनी एक्ट के तहत उसमें अपना एक फाउंडेशन, एसोसिएशन, फेडरेशन के नाम से एक रजिस्ट्रेशन करा लें। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट कल को आपके सोसाइटी या ट्रस्ट पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूट रहना चाहिए कि जिससे आप बचे रहें। आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से सोसाइटी और उस पर कोई ना कोई कदम, बहुत ठोस कदम उठाया जाएगा और उसमें आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। मेरा सभी से अनुरोध है कि सेक्शन 8 कंपनियां बनाएं, सेक्शन 8 कंपनी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और अनूप जी, अब आप करा चुके हैं, तो आपको ये एक सलाह है, एक अपना ना एक सेक्शन 8 भी, क्योंकि आपने ट्रस्ट अभी कराया है, सेक्शन 8 के तहत भी एक रजिस्ट्रेशन करा के रख ले, ये आपको भविष्य में बहुत कम आए। सर यादव जी। यस सर, यस सर। सर लेकिन जैसे अभी हम कल के बायलॉज के हिसाब से यादव सर ने जिस तरीके से बताया था, तो हमने सब रेडी कर लिया और रिवाइज करने के लिए हम ही ने क्वेश्चन डाला हुआ था। तो हमने रिवाइज ट्रस्ट डीड दोबारा तैयार करने के लिए, चूंकि अभी अब तो तब तक हमने पैन कार्ड तक का विस्तार का वीडियो, जब से हम सोचे कि वीडियो देखने के बाद पैन कार्ड के लिए आवेदन करेंगे, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जब हम उसको रिवाइज ट्रस्ट करने जा रहे हैं, तो इसके साथ साथ हमारी ट्रस्ट में डीड में और हो सकता है खामियां इसमें भी हो सकती हैं, जो हमने पद दिया हुआ है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। तो इसके बारे में भी अगर हमें पुख्ता जानकारी हो जाए कि नहीं, हाँ जो हमने पद दिया हुआ है इस पद में तो कौन सही रहता है और उसका पेशा क्या लिखने से ज्यादा बेटर होता है, इसके बारे में सर थोड़ी जानकारी देखिए, हो जाए। आज सर अनूप जी देखिए, आज आपके लिए सब सही है। दिक्कत कब होती है? जब पैसा आता है। उस पैसा आने से पहले सब आपके साथ सही है। पैसा, प्रॉब्लम्स आती है पैसे आने के बाद। अगर आपके भरोसे के सब कुछ साथ दे, तो पैसा कल को आपके पास आ जाए तो प्रॉब्लम्स है, वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसीलिए देखिए, आपने अभी कुछ कराया नहीं है, तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा। देखिए, मेरी निजी सलाह है, आपकी नहीं, मेरी ये निजी सलाह है महासचिव से हट के, कि आप इसको आप अपना दूसरा एक सेक्शन 8 के तहत करा दें। मैं आपको ये नहीं कह रहा ट्रस्ट ना कराएं, सर बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। नहीं तो ट्रस्ट में जो भी आपके साथी है, वैसे आपकी इच्छा है आपने ट्रस्ट बनाया है, क्योंकि जितनी फैसिलिटी, जितने काम, जो कि सर ने आपने बताया होगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सर सोशल स्टॉक एक्सचेंज जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड, शेयर वगैरह वो निकाल सकते हैं, सर वो सेक्शन 8 में कर सकते हैं। सर स्टार्टअप बहुत बड़ी, अगर आप आजकल देख रहे होंगे, नया वो चल रहा है स्टार्टअप। स्टार्टअप में आपको कहीं भी, आप स्टार्टअप में अपने सेक्शन 8 कंपनी का करा लीजिए, आपको कहीं भी कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है। विदाउट उसके आप एनएसपीसी से लोन वगैरह सारी ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और बाकी अगर आपको और भी चाहिए, तो आपको ऐसे सेशन, क्योंकि आज ये उसका है, पैन का है, अगर आपने कराना है तो मैं आपको पर्सनली आपको कॉल करके और बता दूँ। ठीक है सर यादव जी। जी शिवान जी, अनूप जी, चलिए क्योंकि हमारे अब पास, देखिए क्योंकि जी सर माफी चाहूंगा क्योंकि समय का प्रावधान हम लेके चलते हैं। हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ट्रस्ट डीड में स्टाम्प कितने, स्टाम्प शुल्क क्या लगता है? तो सर हर एक स्टेट का स्टाम्प शुल्क जो है, स्टाम्प ड्यूटीज हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो आप अपने जो ट्रस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस है, सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां जाकर एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। इसके अलावा वाग एजुकेशन सोसाइटी का भी किसी कोई क्वेश्चन है उनका, वो कहना चाह रहे हैं कि कोई क्वेश्चन है उनका। लेकिन सर एक काम कीजिएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो यूट्यूब पर जब वीडियो अपलोड की जाती है ना, वहां आप डाल दिया कीजिए, टीम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेगी, आप निश्चिंत रहिए। तो हम समय का ध्यान रखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले थे एनजीओ पैन के बारे में। एनजीओ पैन सबसे विशेष चीज है और बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पर चर्चा बहुत ही कम लोग करते हैं। और मैं जहां तक जानता हूं वहां तक बहुत सारे कंसल्टेंट इस चीज पर चर्चा करना पसंद ही नहीं करते। मैं एक बार माननीय हमारे कोर टीम के प्रमुख हैं डॉक्टर शिवलाल सिंह जी, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, सर अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर शिवलाल सिंह जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अपने आप को सर अनम्यूट कर लीजिएगा। मैंने आपको ऑथराइज किया हुआ है अनम्यूट करने के लिए। जी आवाज आ रही सर आपको? जी आ रही, कर लिया वैसे मैंने। जी जी बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन आपके लिए भी आया हुआ है, मैं स्पीकर को लाइन पर ले रहा हूं।
प्रिया जम्बूलकर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रिया जी, मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल मैम, आपकी आवाज आ रही है और माननीय कोर टीम के जो हमारे प्रमुख हैं डॉक्टर शिवलाल सिंह जी, वो लाइन पर हैं, आपको सुन पा रहे हैं। जी। सर पहले तो सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी आपको भी। जी थैंक यू सर। सर मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे एनजीओ का आप जो भी सेशन ले रहे हैं ना सर, हर रात 8 बजे, ये तो बहुत अच्छा है सर, बहुत फायदेमंद भी, हम सबके लिए जानकारी मिल जाती है। बट मेरा एक प्रॉब्लम है सर कि जैसे 8 बजे का समय हम लेडीज के लिए किचन का होता है ना, खाना बनाना, ये सारी चीजें, तो उस समय कैसा है कि कंसंट्रेशन जो है हमारा वो नहीं हो पाता है सर, कि इसलिए कहा था अगर टाइम कुछ चेंज हो सकता है तो बेटर हो जाएगा सर, मेरा हमारे लिए जैसे जो भी लेडीज है। तो देखिए एक था ऐसा हमारा है कि एक क्लास है, उसको आप क्लास के रूप में लें। आप लेडीज अपने आप को मत माने, ये मान चलिए कि आप किसी संस्था के संचालक हैं। हाँ सर, वो सही है सर, बट वो जो टाइम है तो वो किसी से नहीं चुकता सर, वो तो करना ही है। हाँ नहीं नहीं, तो उसको देखिए, ये अभी 21 दिन का काम है, ठीक है। बाकी हाँ दिन तो देखिए ऐसे हैं, हमेशा बने रहेंगे, आपके पास में ही रहेंगे। हाँ सर, बट कि ये कुछ तो महत्वपूर्ण जब जानकारी है आप, तो जो सर मिस हो सकती है ना हमें मुझसे। बेहतर यही है कि आप अपने को इस टाइम पर मुक्त रखें। ये आपकी सुविधा के हिसाब से नहीं चलने वाला, ये सबके लिए चलेगा। आप इसे अन्यथा मत लीजिए, और इससे एक फायदा आपके लिए होगा कि नहीं, आपने अपने आप को इतने बिजी समय में आप निकाल करके इस क्लास को ले रही हैं, सुन रही हैं, तो आपके लिए और फायदेमंद होगा ये। भविष्य में कोई और ऐसे काम आ जाएंगे, ये सब काम घर वालों को बांट दीजिए कि भाई आप लोग खाना ना बनाइए। ठीक है मैडम? हेलो, जी आवाज नहीं आ रही। मैम सर ये कह रहे हैं कि कभी कभी ना सर के हाथ का भी खाना खा के देखा कीजिए, सर के हाथों में टेस्ट होगा जरूर। एक आधी बार सर की ड्यूटी लगाइए, भाई मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, आप थोड़ा सा जो है कष्ट उठाएं और थोड़ा सा खाना बनवाने में हेल्प करें। चलिए हम आगे जी हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की ओर। आज का सेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि पैन कार्ड एक ऐसा टॉपिक होता है जिस पर कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी मॉडरेटर आपको कभी भी ज्ञान नहीं देगा, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा हमारा पैन कार्ड। संस्था रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो हमें पहली चीज प्राप्त होती है रजिस्ट्रेशन के साथ, वो होता है हमारा पैन कार्ड। काफी सारे लोग ट्रस्ट डीड रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भटक जाते हैं इस पैन कार्ड के चक्कर में और बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। अगर इस समय हमारे साथ संगात चैरिटेबल ट्रस्ट अवेलेबल हैं तो एक बार हैंड रेज कर लीजिएगा। समस्या क्या होती है संस्था के साथ कि हमारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर नाम की स्पेलिंग कुछ और है और हमारे पैन कार्ड पर नाम की स्पेलिंग कुछ और है। ये दिक्कतें जब फंस जाती हैं, शुरू में हम सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए, छोटी मोटी मिस्टेक चलती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। जब आप ग्रांट्स के लिए या किसी भी चीज के लिए जाते हैं तो वहां ये चीज बड़ा मायने रखती है। बहुत सारी दिक्कत क्रिएट होती हैं और स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर में जब आप अपनी संस्था के प्रति लोन आवेदन करना चाह रहे हैं, आप अपनी संस्था के लिए किसी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहते हैं बैंक से, तो वहां पर हालांकि अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया है जिसकी ग्रांट रुकी हो, क्योंकि ऐसा कोई केस नहीं आया जिसका पैन कार्ड गलत हो और उसने ग्रांट के लिए आवेदन किया और फाइल पास हो गई हो और लास्ट मोमेंट पे जाकर अटक गई हो। ऐसा कोई केस मुझे फिजिकली अभी तक नहीं मिला है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा कि बैंकिंग सेक्टर में जब हम एसएचजीज को लोन दिलवाने की बात करते हैं या संस्था के ऊपर हम लोन लेने की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारा पैन कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक होता है। अगर हमारा पैन कार्ड बिल्कुल सही है तो ही हमें जो है लोन प्राप्त होगा। दूसरी चीज, हम हिंदी में जो संस्था का नाम यूज करते हैं, हम हिंदी में जो संस्था का नाम लिखते हैं, वो नाम हमारा पैन कार्ड की स्पेलिंग में मैच होना चाहिए।
पैन कार्ड के अंदर 2-3 चीजें विशेष होती हैं। क्या? आपका उसमें एक तो इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, आपके एनजीओ का नाम होता है, दूसरा होता है आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक बार हमारे एक साथी भाई ने गलती कर दी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जगह उन्होंने खुद की डेट ऑफ बर्थ भर दी। बड़ी समस्या हुई, क्योंकि संस्था पर रजिस्ट्रेशन का जो दिनांक है वो अलग कह रहा है, पैन कार्ड पर जो रजिस्ट्रेशन की दिनांक है वो अलग कह रही है, क्योंकि उन्होंने गलती से वहां पर अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ फाइल कर दी थी। हो जाती है कई बार क्लरिकल मिस्टेक जो है वो इनर डिपार्टमेंट से हो जाती है। तो सबसे पहले हम अपनी इस चीज को हमेशा करेक्ट करके रखें। पैन कार्ड में अगर गलती से हमसे कोई करेक्शन हो भी गई है, अगर हमारे पैन कार्ड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, याद रखिएगा, आप जब एनजीओ लिखते हैं, फाउंडेशन लिखते हैं, वेलफेयर लिखते हैं, सोसाइटी लिखते हैं, आप जो है संस्थान लिखते हैं, संगठन लिखते हैं, इसकी प्रॉपर स्पेलिंग को चेक किया कीजिए। जैसे संगठन की स्पेलिंग SANGATHAN होता है, संगठन। संस्था की स्पेलिंग SANSTHA होता है। ये प्रॉपर वर्ड्स हैं। संस्थान SANSTHAN लिखा जाता है। तो ये जो प्रॉपर वर्ड्स हैं, इन पर विशेष ध्यान रखा कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो आपकी पैन एप्लीकेशन में आपने उस प्रॉपर वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। वहां तक कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से मैच हो रही है। तो आपके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपने फाउंडेशन को FOUNDAATION कर दिया है और आपके पैन कार्ड में भी DAATION, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भी सेम है और पैन कार्ड में भी सेम है। लेकिन रजिस्ट्रेशन में अलग है और पैन कार्ड में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है आपकी, तो वो आगे आपके लिए समस्या खड़ी कर देता है। कई बार हमारे संगठन करते क्या है, अगर एक पैन कार्ड आपसे गलत बन गया है तो उठाकर, कई संस्था वालों ने मुझे फोन किया था, सर वो एनजीओ तर्पण रजिस्ट्रेशन करना था, मुझसे हो नहीं पाया, भाई लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दीजिए। सर उसको छोड़िए, वो तो मैंने दूसरे पैन कार्ड में बनाया था, मैंने पैन कार्ड ही नया बदल लिया क्योंकि उठा नहीं रहा था वहां पर। आप संस्था के नाम पर 2-2 पैन कार्ड लेके चल रहे हैं, गलत है। गवर्नमेंट की डायरेक्ट पेनल्टी है 10,000 रुपीज की, अगर आप एक ही एंटिटी के नाम से 2 पैन कार्ड इशू करवाते हैं तो। अगर आप अपने पैन कार्ड का मिसयूज कर रहे हैं तो वहां पर पेनल्टी है। इवन देन बहुत सारे लोग नहीं जानते, आप अपनी संस्था की क्रेडिबिलिटी कितनी भी अच्छी कर लीजिए, लेकिन अगर आपके खुद के पैन कार्ड पर अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है, सिविल स्कोर डाउन कब होता है? जब हम किसी भी प्रकार का भुगतान लोन के रूप में ले लेते हैं और समय से नहीं करते हैं उसको वापसी, या वो किस्तें हमसे बाउंस हो जाती हैं, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे खुद के सिविल स्कोर से पड़ता है। और आपकी संस्था का क्रेडिबिलिटी, आपकी संस्था का बैंक अकाउंट, आपकी संस्था की ट्रांजैक्शन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी खराब है या फिर आपके संस्था के जितने भी सदस्य हैं उनकी अगर क्रेडिबिलिटी खराब है, तो आपकी संस्था को कभी लोन नहीं मिल पाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है, विशेष चीज है। कभी भी अपने ऊपर किसी भी प्रकार का ड्यूज मत रखिए। अगर गलती से आपने जरूरत में समय पर कहीं कभी किसी से लोन या किसी प्रकार का उठापटक की है, पैसों का लेन देन किया है, तो उसको समय से चुकाना शुरू कर दीजिए। बैंकिंग सेक्टर को आप जितना अपना साउंड रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा आपकी एनजीओस के लिए आगे क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में। जितनी आपकी संस्था की क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी उतना ही आप संस्था की वर्किंग्स को निखार सकते हैं। यह बहुत जरूरी चीज है। हमेशा हम फंड्स के भरोसे रहें, हमेशा हम ग्रांट्स के भरोसे पर टिके रहें, जरूरी नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई बेहतरीन आइडिया है, आपके दिमाग में कोई बेहतरीन पैचअप है, आप बिल्कुल उस काम को स्टार्ट कर दीजिए। फंड कहां से आएगा? जाइए बैंक में फाइल लगाइए, लोन ले लीजिए, उस लोन से काम स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन से आप काम स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन से लेकर लास्ट दिन तक, जब तक आप काम को खत्म करते हैं, उस समय तक फंडिंग एजेंसीज को आप बार बार जो है अपने एक रिमाइंडर डालते रहिए कि हम ये काम कर रहे हैं और इसमें यहां तक हम प्रोग्रेस ले चुके हैं। ये नहीं कि अकाउंट नंबर ये मेरे को ग्रांट भेज देना, ये गलतियां बहुत लोग करते हैं। डायरेक्टली अकाउंट नंबर कभी मत कीजिएगा गलती। आप रिमाइंडर दीजिए, उनके टच में रहिए। कई लोग डायरेक्टली मुझे कह देते हैं, सर ये फलानी ग्रांट आई हुई, इतनी संस्थाओं को मिल गई, मुझे नहीं मिली। अरे भैया आपने अप्लाई किया था क्या? अरे
हटाओ मैं आपको ब्लॉक कर देता हूं। करते भैया ब्लॉक। मतलब ये बचकानी हरकतें। मैं अपना एक प्रैक्टिकल अनुभव साझा कर रहा हूं आपके साथ में। मुझे एक कंपनी मालिक ने उसके गेट से मुझे जो है मना कर दिया था, सर आपका मेरा सिक्योरिटी का संबंध है, मेरा एक्चुअली पर्सनल सिक्योरिटीज का बिजनेस है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज का। तो मेरी उस कंपनी में सिक्योरिटी थी और मैं खुदा ना खास्ता अपनी संस्था के लिए कुछ मुझे अरेंजमेंट्स करने थे, मैं उसके लिए गया था उनके पास। उन्होंने मुझे गेट पे ही कहा कि सर प्लीज आप इस संबंध में दोबारा हमारे पास मत आइएगा। लेकिन मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। मैंने जब तक वो काम कंडक्ट किया, मैंने उनको बराबर में उनके टच में रहा, उनको बराबर रिमाइंडर दिया। और एक दिन खुद आगे बढ़ के उनका फोन आया, यादव जी मेरे पास ना ये जो फलाना काम आप करने जा रहे हो ना, इसके लिए कुछ चीज है अवेलेबल, आप आ जाओ और ले जाओ। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने डोनर के साथ कनेक्टिविटी खत्म नहीं की, चाहे वो मेरा डोनर है या नहीं है। एक डोनर को डोनर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। किसी भी संस्था के पास डोनर नहीं होता, हमारे पास होती है एक पब्लिक। उस पब्लिक को हमें कन्वर्ट करना होता है हमारे कामों के माध्यम से, कि वो हमारे डोनर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। और यहां पर क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। कोई मुझे डोनेशन देगा तो ही मैं काम शुरू करूंगा। भाड़ में जाओ, दुनिया पड़ी हुई है, 42 लाख एनजीओ हैं, यही सोच के बैठे हुए आज तक वो। इसलिए 1.25 लाख एनजीओ हैं आपके एनजीओ दर्पण पोर्टल पर। बाकी के 42 लाख एनजीओ कहां हैं? वो इसी सोच के साथ आज भी बैठे हुए अपने घरों में कि कहीं से ग्रांट मिल जाएगी तो हम काम शुरू करेंगे। कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने शुरुआत नहीं करी, कोई ग्रांट नहीं देगा। और शुरुआत करनी है खुद के पैसों से। खुद के पैसे से शुरुआत कीजिए। जरूरत पड़ती है बड़े प्रोजेक्ट बनाइए, आप उसको बैंक से फाइनेंस लीजिए, अपनी संस्था के नाम पर समय पे किस्त दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जब एक बार आप काम शुरू कर देते हैं तो फिर आपको कहीं से कहीं तक रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि क्रेडिबिलिटी जब आपकी सेट हो जाती है, तो ये ध्यान रखिए कि संस्था के ऊपर जो लोन मिलता है उसमें 35% तो डायरेक्ट सब्सिडी है। डायरेक्ट सब्सिडी। अरे यार, कोई प्रोजेक्ट हम जब करते हैं, उस प्रोजेक्ट में हम कितना रखते हैं? एचआर का हम अमाउंट कितना रखते हैं? 10%। टोटल हम कोई डोनेशन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसमें 10% हम अपने न्यूमरल चार्जेस रखते हैं, संस्था के खर्चे। भाई जो हमारे फील्ड में वर्कर काम कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं, उनको हमें सैलरी पे करनी होती है, वेजेस पे करने होते हैं, तो 10% हम मार्जिन लेके चलते हैं। अरे जब बैंक आपको पूरे लोन पर 35% की रिबेट दे रहा है, तो आपने जो सेक्टर में काम करवाया जिन भी वॉलंटियर से, वो तो बैंक से आपका फ्री में हो गया, सब्सिडी में कट गया, वो तो आपका बचा आपका प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट में दादा अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आप प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, जेन्युइन रूप से आप उसको कंडक्ट कर रहे हैं, तो हलक में हाथ डाल के आप सरकार से निकाल सकते हैं, बशर्ते आप जेन्युइन हो। आपका जेन्युइन होना जरूरी है। आपने ग्राउंड में काम किया है, बिल्कुल हलक में हाथ डाल के पैसा लीजिए और देते हैं। बहुत सारे लोग, मैं बड़ा हैरान होता हूं, सर हम अनाथ आश्रम खोल लें, सर हम विकलांग बच्चों के लिए स्कूल खोल लें, कॉलेज खोल लें, हमें ग्रांट तो मिल जाएगी। अरे भैया मेरे, आप सोचने से पहले ग्रांट लेने की सोच रहे हो। मैं अपने यहाँ से हर साल एक फाइल भेजता हूं हमारे सामाजिक न्याय विभाग में, और वहां बताता हूं कि सर इस साल हमने इतने बुजुर्गों को जो है जो है अकोमोडेशन फैसिलिटी दी थी, घर में झगड़ों की वजह से माँ बाप ने निकाल दिया था उनको, तो हमने यहाँ पर 2 दिन, किसी को 1 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 10 दिन का स्टे दिया है हमने यहाँ पर। और हमने उसमें इतना पैसा अपनी संस्था से खर्च किया है, और उनकी छाती पे हाथ रख के और उनसे चेक लेके आता हूं हर साल, जबकि मेरे यहां कोई शेल्टर होम नहीं है। लेकिन जो मैं सर्विस देता हूं, उस सर्विस का मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं उसकी व्यवस्था चाहे कहीं करूं। मैं बिल्कुल नहीं कहता मेरे पास शेल्टर होम है, तुम आके मेरी विजिट करो, क्या मतलब? मैं समाज में सेवा दे रहा हूं, मैं बुजुर्गों को जो है अकोमोडेट फैसिलिटी देता हूं। किसी भी नॉर्मल परिस्थिति में जब उनको कोई घर से बाहर निकाल देता है, तो हम उनको काउंसलिंग देते हैं, घर वालों को बुलाते हैं, बच्चों को समझाते हैं और उनको वापस भेजते हैं। लेकिन उस दौरान, जिस दौरान वो बुजुर्ग मेरे पास रहा, उस दौरान उसके रहने और खाने का ये खर्चा था, उठाकर बिल फेंक के आ जाता हूं। वो कहते हैं सर ऐसे नहीं होता। अरे ऐसे नहीं होता, लिख के दे दे भैया मुझे। उसके बाद तो मैं जानूंगा ना मुझे कैसे करना है, चाहे मैं आरटीआई लगाऊं, चाहे मैं कोर्ट के अंदर मुकदमा करूं। सोशल सेक्टर्स की पावर को समझिए। आपके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, सिर्फ आपको यूज करना नहीं आ रहा। और यूज करना क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि हम अपनी जेब से कुछ करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कहीं से आ जाए, पहले अपना घर भर लें, फिर अपना पेट भर लें, उसके बाद कुछ बचेगा तो लगा देंगे सामाजिक कामों में।
इस सोच के साथ अगर संस्था आप चला रहे हैं तो कल बंद करते हो श्रीमान जी, आज बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं। बैंकिंग सेक्टर का ऑप्शन आपके सामने है, बशर्ते आपको ध्यान देना है आपके पैन कार्ड पर, क्योंकि आपका पैन कार्ड तय करता है आपका सिविल स्कोर। जितना आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा उतना आपको जो है बैंकों से लोन मिल जाएगा, उतने आपको क्रेडिट कार्ड्स मिल जाएंगे, पर्सनल नाम पे भी, आपकी एनजीओ के नाम पे भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। इन सभी फैसिलिटीज का आप उपयोग कीजिए, और जब तक आप बैंकों से व्यवहार नहीं बनाएंगे तब तक आपका जो स्केल है, आपका जो ऑडिट स्केल है, वो बढ़ेगा ही नहीं। अरे भैया मेरे, अगर एक बैंक ने आपको 10 लाख रुपए का लोन दे दिया तो आपकी ऑडिट में एक 10 लाख की एंट्री तो वही हो गई। आपने 12 महीने उनको 12-12 हजार रुपए की किस्त लौटाई है तो 1,44,000 वो बढ़ गए आपके। क्योंकि ऑडिट के अंदर जो लोग जानते हैं, जो लोग इस सेक्टर के हैं, टेक्निकल पर्सन, वो जानते हैं कि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों काउंट होता है। तो जो आपके पास क्रेडिट आया यानी कि 10 लाख आया, वो आपका क्रेडिट तो है ही है, और डेबिट का मतलब जो आपने उसमें से खर्च किया है, जो आपने उसको जो है रीपेमेंट करी, वो भी आपका कैलकुलेट होता है। इवन देन जितने भी आपको शायद जो लोग टैक्सेशन से वाकिफ होंगे उनको पता होगा, हम बच्चों की जो फीस भरते हैं, हम जो इंश्योरेंस का पैसा भरते हैं, या हम इस टाइप के जो लोन की रीपेमेंट करते हैं, वो हमारा सीधा सीधा टैक्स डिडक्शन में जाता है, यानी कि टैक्स में छूट मिलती है उससे हमें। तो यानी कि अगर हम अपनी फाइलें अभी तक 2.5 लाख 3 लाख की कर रहे हैं, क्योंकि वहां तक टैक्स नहीं है, 1280 नहीं है, कोई बात नहीं, हम 2.5 लाख 3 लाख तक की टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, या हम 2.5 लाख 3 लाख तक का कैश अकाउंट में दिखा देते हैं, भाई हमारे पास कैश में डोनेशन आया था, तो हम हमारा स्केल बढ़ जाएगा, उसमें हमारी टैक्सेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो पैन कार्ड बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है, जिस पर कोई बात नहीं करेगा, आपको कोई नहीं बताएगा ज्ञान कि वो काम कहां से कर रहा है। बहुत सारे एनजीओ पूछते हैं, सर आप सखी प्रोजेक्ट चला रहे हो, कहां से फाइनेंस आ रहा है? सबसे पहली बात, मैं अपनी फंडिंग एजेंसी को क्यों बताऊं भाई कहां से ले रहा हूं? और दूसरी चीज, मेरे पास मेरा बैंकिंग सेक्टर पड़ा हुआ है। जिस दिन मेरी फाइनेंसिंग एजेंसी हाथ खड़े कर देगी, उस दिन मेरे पास मेरी अच्छी जो है मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी बनी हुई है मेरे बैंक के साथ, मैं उठा के तुरंत उससे 10-20-50 लाख का लोन ले लूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट जरूर चलाऊंगा, प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। तो ये चीज जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर को मजबूत कीजिए, लेना देना शुरू कीजिए। कुछ लोग सोचते जी आज तक हमने लोन लिया ही नहीं। अरे बेवकूफ हो भैया, जिस दिन लेने जाओगे ना उस दिन लोन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कीजिए। आप संस्था के नाम पे भले ही कोई छोटा छोटा एसेट्स लेकर आइए, चाहे आप एक वाटर कूलर लेकर आ रहे हैं, चाहे आप एक मोबाइल लेकर आ रहे हैं, कुछ भी लीजिए, संस्था के नाम से लीजिए, संस्था के कागजों के नाम से लीजिए, उसकी पेमेंट रीपेमेंट का सारा ऑप्शन संस्था के अकाउंट से कीजिए। एक क्रेडिबिलिटी बनाइए आपकी बैंक के साथ। जब तक क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तब तक कोई बैंक आपको फाइनेंस नहीं देगा, और जिस दिन आपकी क्रेडिबिलिटी सॉलिड होगी आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में हाथ डाल सकते हैं। काफी लोग कहते हैं सर प्रोजेक्ट में तो पैसा मिलता है, उसके बाद हमें खर्च करना पड़ता है। बुद्धिजीवी व्यक्तियों, अभी जैसे हम कल या परसों की ग्रांट की बात कर रहे हैं, रोड सेफ्टी की ग्रांट एप्लीकेशन आई हुई है ना? उसके अंदर क्या पूछा गया आपसे कि आप अपने माइलस्टोन्स बताइए कि किस किस दिन आप कौन कौन से प्रोग्राम करेंगे। उसमें 5 से 7 या 10 माइलस्टोन्स पूछे गए हैं आपसे, डेट वाइज बताने बकायदा। अब डेट वाइज बताने का मतलब क्या हुआ? आपने रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट को बता दिया जी मैं फला तारीख को वेबिनार करूंगा, फला तारीख को वर्कशॉप करूंगा, फला तारीख को मैं है जो है आई चेकअप कैंप लगाऊंगा, फला तारीख को मैं जो है एक हेलमेट बांटने वाला कार्यक्रम करूंगा। डिपार्टमेंट को क्या करना है? सिर्फ डिपार्टमेंट आपको वहां से एक लेटर देगा कि हाँ आपकी एप्लीकेशन कंसीडर कर ली गई है। कंसीडर होने का मतलब अब आपने जो माइलस्टोन्स दिए थे उन माइलस्टोन्स पे आपको वो सारे काम करने हैं, और जब आप करने जाएंगे उन कामों को तो गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है कि आप वहां के ऑफिसर्स को आपको इनवाइट करना होगा, उसके लिए 1000 रुपया 2000 कुछ शुल्क है वहां पर मेंटेन किया गया है। आप पूरी गाइडलाइन पढ़िएगा कभी, वो आप पे करते हैं तो वहां का ऑफिशियल आपके उस प्रोग्राम में, चाहे वो खुद फिजिकली इन्वॉल्व हो, चाहे वो वर्चुअली इन्वॉल्व हो, कैसे भी इन्वॉल्व हो, वो इन्वॉल्व होगा तो ही वो साइन करेगा कि हाँ जी ये काम इस संस्था ने कंडक्ट किया है, खर्चा आपने अपनी जेब से कर दिया है, साइन वो करेगा, उसके बाद बिल आपका पास होने के लिए जाएगा। तो हर जगह पहले ग्रांट नहीं मिलती, काम करना पड़ता है, बिलिंग देनी पड़ती है, तब जाकर वो बिलिंग पास होती है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे में आपकी संस्था की जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी जो आपका जो क्रेडिट स्कोर है, वो बड़ा साउंड होना चाहिए।
बैंकिंग सेक्टर के लिए पैन कार्ड सबसे बड़ा टॉपिक होता है, इसके बिना बहुत सारे काम अटक जाते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ संस्था का नहीं, अपना भी याद रखिएगा। संस्था में अगर 5 मेंबर हैं तो उनका भी याद रखना पड़ेगा आपको कि भैया लोन ले रहे हो तो समय से चुकाते रहना, क्योंकि एक की भी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो गई, पूरी संस्था की क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो गई। तो इन चीजों का बखूबी रूप से ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं पैन एप्लीकेशंस। अगर हमने कोई संस्था बना ली है और हमने उसका पैन एप्लीकेशन करना है तो करते कैसे हैं? चलिए उसके लिए मैं आपके साथ अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आज का सेशन काफी लंबा खिंच गया बातों में, क्योंकि मैंने बताया ना कि लोगों को लग रहा था छोटा सा टॉपिक है, लेकिन छोटा टॉपिक नहीं, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत जगह काम आता है, बशर्ते आपको उसकी नॉलेज अगर हो। मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है? एक बार मुझे कोई भी सज्जन हाथ हिला के बता दीजिएगा, आपका हैंड रेज करके बता दीजिएगा। जी, स्क्रीन शेयर हो पा रही है? धन्यवाद जी। चलिए बात करते हैं पैन एप्लीकेशंस की। याद रखिएगा, गूगल पर आपको डायरेक्टली जाना है, बिल्कुल डायरेक्टली, और आप यहां पर लिखेंगे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। आप जैसे ही ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जैसा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आया हुआ है। चलिए जी, यहां पर देखिए इनकम टैक्स की डिफरेंट साइट्स अवेलेबल है, NSDL भी अवेलेबल है, UTI TSL भी अवेलेबल है। तो काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो है एजेंसीज को वर्क दिया होता है गवर्नमेंट ने। तो कोशिश कीजिएगा जो सबसे भरोसेमंद है वो हमारी रहती है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। आप अपना पैन कार्ड एप्लीकेशन यहां से कीजिए, क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्थाएं या अदर जो रिकमेंडेशंस होती है वो बड़ी आसान है, सुगम है। आप बड़ी ही इजीली तरीके से आप यहाँ पर जो है अपना पैन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आता है, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि आप रजिस्टर्ड यूजर हैं या फिर आप अगर रजिस्टर्ड यूजर है तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप डायरेक्टली आए हुए हैं ऑलरेडी, पहले से यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है एप्लीकेशन टाइप। किस प्रकार की एप्लीकेशन है आपकी? पहला, न्यू एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजन, ये पर्सनल के लिए यूज होता है। न्यू पैन फॉर फॉरेनर सिटीजन, जो विदेशी नागरिक होते हैं उनके लिए होता है। थर्ड ऑप्शन होता है चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा, आपके पैन डाटा में कोई चेंज करवाना हो तो ये उसके लिए, या फिर पैन कार्ड को रिप्रिंट करवाना हो उसके लिए होता है। ये ऑप्शन सभी के लिए होता है, इंडिविजुअल्स के लिए भी, NGOs के लिए भी, कंपनीज के लिए, सबके लिए। इसका उपयोग कहां होता है और कैसे होता है, बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं, याद रखिए, ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको। हमने क्या किया, हमने रजिस्ट्रेशन के समय पर अपना कोई भी एड्रेस वहां पर दे दिया। जिस समय हमने रजिस्ट्रेशन करा हमने कोई भी एड्रेस वहां पर दे दिया। खुदा ना खास्ता हमने संस्था की वर्किंग्स को चेंज किया, हमने हेड ऑफिस चेंज कर दिया, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस हमने अपना चेंज कर दिया है। सबसे पहला काम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी सूचना दीजिए। ये मैं आपको बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट है। कल को जरा सी भी कोई दिक्कत हुई, वो अपना नोटिस कहां भेजेंगे आपके पास? उस एड्रेस पर जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के रूप में मौजूद था, क्योंकि जिस समय आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उस समय पैन उनके साथ में, जैसे हम मोस्टली देखते हैं सेक्शन 8 में होता क्या है, जैसे हम बहू लेके आते हैं ना तो दहेज में सामान मिलता है, तो ऐसे ही हम सेक्शन 8 जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो दहेज में मिल जाता है हमें पैन कार्ड, उस समय आ जाता है, हमारे उसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड होकर आता है जो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था। लेकिन बाद में हमने क्या किया, हमने संस्था की जो है जगह चेंज कर दी। ऑफिसर गलती से वहां पर विजिट करने चला गया, कभी आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी होने लगेगी तो जाहिर सी बात है इनकम टैक्स कमिश्नर बिल्कुल चक्कर लगवाएगा, साल में 2 बार लगवाया करेगा आपके यहाँ पर। आपकी संस्था वहां पर नहीं मिली, उठाकर ब्लैकलिस्ट कर देगा। बहुत जरूरी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप अपना डाटा रेगुलरली अपडेट करते रहे। जब भी कोई चेंज हो, बिना चेंज के कुछ नहीं करना है, चेंज हो तो अपडेट कर दीजिए तुरंत। कई बार हम देखते हैं हमारे पैन कार्ड घिस जाते हैं रखे रखे, हम उनको गलत तरीके से यूज करते हैं, पॉकेट्स में रखते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, कट फट जाते हैं। तुरंत यहां से आप
रीअप्लाई कर दीजिए। जो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, चेंज और करेक्शन का, यहीं से आप रीप्रिंट ले सकते हैं आपके पेन डाटा को। तो यहां पर हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसके माध्यम से हम अपना जो है पेन एप्लीकेशंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन हमें करने कैसे है। जैसे हमने कहा कि न्यू पेन एप्लीकेशन तो हमने कर दी, लेकिन यहां पर हमें लिखा हुआ इंडियन सिटीजन। हम लोग इंडियन सिटीजन है, हमारी जो संस्थाएं वो भी इंडियन ही रहेंगी, लेकिन उसकी कैटेगरी हमें यहां से सिलेक्ट करनी होती है। अब ट्रस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों ने गलती कर रखी होंगी, चेक कीजिएगा एक बार आपकी पेन की स्लिप को। ट्रस्ट वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूं मैं आपको, ट्रस्ट वालों ने कहां गलती कर रखी है कि जब उन्होंने अपनी पेन एप्लीकेशन की, उन्होंने यहां पर सिलेक्ट कर दिया एसोसिएशन ऑफ पर्संस पर, गलती कर गए यार। और ये गलती कर जाते हैं आपके सीए, क्योंकि वो पर्टिकुलरली सीए नहीं होते, सीएस होते हैं। तो जब भी अगर आपके पास आपकी पेन एप्लीकेशन की स्लिप हो, पैन कार्ड आपका बन चुका कोई बात नहीं, पुरानी स्लिप उठा के जरूर देखिएगा। अगर वहां पर आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ रहा है, या फिर आपकी पैन कार्ड की साइट पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम पेन डाटा को सर्च करते हैं, अगर वहां पर गलती से आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन दिखा रहा है तो तुरंत आपके पेन को आप सरेंडर कर दीजिए और दोबारा से पैन कार्ड अप्लाई कीजिए और वहां पर ट्रस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके नुकसान है बहुत बड़े बड़े, आगे आपको पता लगेगा। ये चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी थी, इसलिए इस टॉपिक को मैं स्पेशली लेकर आया। एसोसिएशन ऑफ पर्संस को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। अब ट्रस्ट के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रस्ट के लिए क्या होता है, यहां पर आप जो है अपना चेक कर चुके हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्संस जो सिलेक्ट करना होता है वो सिलेक्ट होता है सोसाइटी वालों के लिए। याद रखिएगा, जब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है तो उस समय एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूज किया जाता है। काफी लोग ट्रस्ट में ही यूज कर देते हैं इसको। तो जिन लोगों ने अपना ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, मैं आप उनको बताऊंगा कि कैसे आप अपना पेन डाटा चेक करते हैं। तो अगर वहां पर आपका भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन आ रहा है तो प्लीज उसको सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सरेंडर करते हैं, और उसको रीजनरेट करवा लीजिए, क्योंकि आगे भविष्य में आपको दिक्कतें आने वाली हैं। चलिए जी, अब हम ट्रस्ट और सोसाइटी दो की बता चुके हैं। सोसाइटी के लिए हम क्या करेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ट्रस्ट के लिए कौन सा यूज करेंगे, ट्रस्ट वाला ऑप्शन। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 के लिए हम यहां पर हमें ऑप्शन मिलता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का ही रहेगा हमारा उसमें भी ऑप्शन। वैसे पहले एक ऑप्शन आया करता था यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड का, तो वो आजकल देना इन्होंने बंद कर दिया है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हम उसको कह नहीं सकते, तो इसको हम फिलहाल जो लेके चलेंगे सेक्शन 8 को। हालांकि सेक्शन 8 को जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ऑटोमेटिकली आपके पास पैन कार्ड आ ही जाता है। तो वहां आपके एंड पर ये काम होता ही नहीं है एप्लीकेशन वाला। जब भी आप सेक्शन 8 अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली आपका जो है वहां से ऑटोमेटिकली डाटा उठाता है आपकी एफसी साइट से। तो आपको जरूरत नहीं है, इसलिए शायद वो ऑप्शन यहाँ से अब हटा दिया गया है, क्योंकि कंपनी जितनी भी रजिस्टर होते हैं सब एमसी साइट से होती है। और कंपनी या आप सेक्शन 8 जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, चाहे वो नॉन प्रॉफिट कंपनी हो चाहे फॉर प्रॉफिट हो, तो ऑटोमेटिकली एमसी की साइट से आपका डाटा उठ जाता है। बात थी मेन यहाँ पर ट्रस्ट और सोसाइटी की, तो यहां से आपको सिलेक्ट करना है आपका ट्रस्ट या सोसाइटी, जो भी आपका डाटा हो। वो सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला आपका ऑप्शन आता है टाइटल क्या देना है आपको। टाइटल देने के बाद ध्यान रखिएगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, सरनेम। अब यहां पर हम गलती क्या करते हैं, संस्था वाले क्या करते हैं, फर्स्ट नेम में जैसे मेरा नाम है संस्था का माधव जन कल्याण फाउंडेशन, या मान लीजिए शाश्वत शिक्षा समिति है, तो मैं फर्स्ट नेम में लिखूंगा शाश्वत, मिडिल नेम में लिखूंगा शिक्षा और लास्ट नेम में लिखूंगा समिति। गलत। जब भी हम एसोसिएशन ऑफ पर्संस की बात करते हैं, यानी कि जहां पर हम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं, याद रखिएगा इंडिविजुअल के लिए यूज होती है डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उसका जन्म हुआ है। और जब कोई चीज फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है, तो उसके लिए यूज होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपके पैन कार्ड पर चेक कीजिएगा, जो आपका पर्सनल पैन कार्ड है वहां पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, जबकि जो आपकी सोसाइटी ट्रस्ट उसका जो पैन कार्ड उस पर लिखा होता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जो आपकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का जहां भी सेक्टर आता है, वहां पर आपको पूरा नाम सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट नेम में भरना होता है, सरनेम वाले ऑप्शन में। अगर मेरी संस्था का नाम है माधव जन कल्याण फाउंडेशन, तो मैं पूरा का पूरा नाम यही टाइप करूंगा। मुझे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को भूल जाना, मैं यहां पर टाइप करूंगा पूरा नाम, जो भी मुझे नाम चाहिए उसको मैं पूरा नाम यहीं पर टाइप करूंगा, माधव जन कल्याण फाउंडेशन, दैट्स इट। लास्ट ऑप्शन में
लास्ट नेम वाले में, सर नेम वाले में, याद रखिएगा। देन आफ्टर डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पर दिया हुआ है आपको डेट ऑफ फॉर्मेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर आप वो डेट डालेंगे जिस डेट से आपसे वो संस्था संचालित की है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर आपके लिखा रहता है दिस सर्टिफिकेट हैज बीन ग्रांटेड ऑन दिस डे ऑफ दिस मंथ एंड दिस ईयर, फलाना दिन, फलाने महीने, फलाने साल में आपको ये सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। तो वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है आपकी, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आपकी संस्था की जो मेल आईडी है, याद रखिएगा, यहाँ पर कभी भी अपनी पर्सनल मेल आईडी मत दीजिए, संस्था की जो मेल आईडी उसको यूज कीजिए, क्योंकि आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरा एक डाटा होना चाहिए, सिम डाटा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, एनजीओ दर्पण में अपना खुद का नंबर दे देते हैं, एनजीओ दर्पण में अपने खुद के मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। मैं खुद भी करता हूं, पूछता हूं भाई मेल आईडी संस्था की, सर मेरी पर्सनल डाल दीजिए, भाई डाल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करें, चाहे वो मेन रजिस्ट्रेशन हो, चाहे एनजीओ दर्पण हो, चाहे, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप नाम सोच चुके होते हैं, आपको जब नेम अप्रूवल मिल जाता है, सबसे पहला काम करना है एक मेल आईडी बना दीजिए उस नाम से। एटलीस्ट वो प्रोफेशनल तो देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों की मेल आईडी देखी है, संस्था का नाम 1 2 3 4 5 या कुछ लेटर्स यूज कर लेते हैं, मत कीजिए। मेरी संस्था की मेल आईडी है madhavjankalyan@gmail.com या madhavjankalyan@gmail.com। मैं 1 2 3 7 8 6 ये फालतू की चीजें यूज नहीं करता। ऑफिशियल जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारी ऑफिशियल मेल आईडी वैसी बन जाती है, info@madhavjankalyan.org, है ना, वो ऑफिशियल मेल आईडी होगी आपकी। लेकिन जो आपकी पर्सनल मेल आईडी है, आप जो संस्था के नाम से खुद बनाते हैं, जीमेल आईडी या याहू आईडी, जो भी बनाते हैं, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो याहू का हो या कोई और हो, गूगल का हो, तो वहां पर कोशिश कीजिए आपकी संस्था की जेन्युइन मेल आईडी बनाए, उसमें सिर्फ संस्था का नाम हो, फालतू के नंबर्स, अंडरस्कोर, @ कई सारी चीज यूज मत कीजिए। जनरल, काफी सारे लोग बहुत सारे साइन यूज कर लेते हैं, लेटर्स डाल देते हैं उसके अंदर, गलत लगता है। आपकी साइट वेबसाइट नहीं बनी है, आपके पास प्रोफेशनल मेल आईडी नहीं है, तो एटलीस्ट आपकी जो जीमेल आईडी है वो ऑथेंटिक लगनी चाहिए। आपकी संस्था का नाम है शाश्वत जन कल्याण फाउंडेशन, तो शाश्वत जन कल्याण @gmail.com कर दीजिए या शाश्वत जन कल्याण फाउंडेशन @gmail.com कर दीजिए। प्रोफेशनल रखिए थोड़ी सी, @1 2 3 मतलब कुछ भी हम उसमें एडिशनल डाल देते हैं, 1989, या हम ईयर ऑफ जो इनकॉर्पोरेशन है वो डाल देते हैं साथ में, माधव जन कल्याण 2019 @gmail.com। क्यों उसमें 2019 डालना है? इतना तो हम याद रख सकते हैं ना हमारी संस्था कब रजिस्टर्ड हुई है। क्यों अपनी मेल आईडी से आप पहले से लोगों को बताए थे आपकी संस्था पुरानी मतलब जो है न्यूली रजिस्टर्ड है, पुरानी रजिस्टर्ड है? क्यों आइडेंटिफाई करवाते हैं इन चीजों को? गलत है। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर लें, एक पर्टिकुलर नंबर अपनी संस्था का हमेशा रखिए। आप जो एजेंसीज होती हैं इस टाइप की, उन एजेंसीज के पास आप जाइए, उनसे कहिए सर मुझे एक वीआईपी टाइप का नंबर चाहिए। वो आपसे हो सकता है 1500 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, कोई बात नहीं, उसको दिलाइए, लेकिन एक ऐसा नंबर लिखिए, यूनिक नंबर जो आसानी से याद हो जाए। बहुत सारे नंबर्स मैंने देखे संस्था के मेन नंबर्स हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से 3 बार अगर 3 दिन भी अगर लगातार रटो तो याद नहीं होंगे। इजीली नंबर रखिए, 9991997003, इजी है बिल्कुल। बहुत सारी संस्थाओं को मैंने देखे हैं नंबर penta9089089, इस टाइप के, मतलब इजी नंबर जो इजीली याद हो जाए, 9541818819। तो कुछ इजी नंबर निकाल के लाइए, 100-200 रुपए एक्स्ट्रा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी संस्था का नंबर ऐसा रखिए, क्योंकि वो मोस्टली आपके जो है प्रचार सामग्रियों में यूज होगा। तो एक बार व्यक्ति अगर उसको यूज करे तो वो ऑटोमेटिकली उसको याद हो जाए। इजी नंबर को यूज कीजिए हमेशा। तो हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर जो है टाइटल फिल कर लेते हैं। एक बार मैं यहाँ पर देखिए करके बता देता हूँ आपको। मेसर्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, मैं यहाँ पर ट्रस्ट सिलेक्ट कर चुका हूँ। मेसर्स को सिलेक्ट किया क्योंकि संस्था का नाम मेसर्स में था। हम यहाँ पर कोई भी नाम डाल देते हैं, XYZ ट्रस्ट। मैंने यहाँ पर जो है XYZ ट्रस्ट नाम डाल दिया। देन आफ्टर हम नीचे चलते हैं, हम इसमें डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल देते हैं 15/3/2021। चलिए जी, 15 मार्च 2021 मैंने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल दी यहाँ पर कि भाई 15 मार्च 2021 को कोई XYZ ट्रस्ट बनी हुई है। मैं इसकी मेल आईडी डाल देता हूँ, xyzmail@gmail.com। कुछ भी मैं वैसे भर के दिखा रहा हूँ, सिर्फ सैंपल के रूप में, जो कि आपको दिक्कत ना आए। 9876543210 मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर के रूप में जो है रैंडम नंबर्स डाल दिए हैं।
यहां पर हमें कैप्चा फाइल करना होता है, DNQWU सबमिट। प्लीज प्रोवाइड द चेक बॉक्स। ओके, यहां पर मैंने किया सबमिट। चलिए जी, सबमिट करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का जो है टोकन नंबर हमें रिसीव हो जाता है। ये देखिए यहां पर हमें टोकन नंबर रिसीव हो गया, इसको हमें कर लेना है कॉपी। कॉपी कर लिया अब आपने। कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए जी, हमने कंटिन्यू कर दिया यहां पर। अब देखिए ऊपर हमारे पास डाटा क्या बन गया है, देखिए यहां पर XYZ ट्रस्ट के नाम से हमारी एप्लीकेशन फाइल होने जा रही है। यहाँ पर डाटा हमारा शो हो गया है और हमारा टेम्परेरी टोकन नंबर यहाँ पर दिखा रहा है। अब ये हमारे पास पूरी कॉपी अवेलेबल है, ठीक है। इसमें अब हमें अपने बाकी की जो डिटेल्स हैं, देखिए यहाँ पर हमें बताया हुआ कि इसके लिए आपके eKYC या e-साइन होने चाहिए, या फिर आधार से रिलेटेड OTP आप ले सकते हैं। अब संस्था का आधार तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं खुद फाइल कर रहा हूं तो मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, है ना। तो डिजिटल सिग्नेचर हम इसको साइन कर सकते हैं, ईमेल आईडी और उस पर जो है हम जो है इसका OTP वगैरह लेके इसको सबमिट कर सकते हैं, या फिर फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन में भी जा सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं कि आपके पास DSC हमें यूज करना नहीं आता, सर हमें OTP नहीं आ रहा मोबाइल पर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन में इसको प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे प्रोसीड करते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, समझा देता हूँ। चलिए जी, वेदर फिजिकल पेन इज रिक्वायर्ड। आजकल याद रखिएगा डिजिटल पैन कार्ड आने लगे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारी संस्था रजिस्टर्ड है लेकिन हमारे पास ना पैन कार्ड नहीं है। तो डिजिटल पैन कार्ड अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर फीस एप्लीकेबल हो जाती है आपकी। अगर आप इसको नो करते हैं तो नो के हिसाब से फीस एप्लीकेबल होती है आपकी। जरा सा ही अंतर होता है, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता। तो जैसा भी आपको चाहिए, अगर फिजिकल कार्ड चाहिए तो आप इसको यस टिक करके फिर एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। तो आप कई लोगों के पास जो सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन करवा के बैठे उनके पास फिजिकल कार्ड कभी नहीं आता, तो वो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट एप्लीकेशन वाली जो मैंने बताई थी ना आपको करेक्शन वाली, उस पर क्लिक करके आपने यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन लगाकर और इसको यस टिक करके आप जो है दोबारा फाइल कर देंगे पूरे एप्लीकेशन को, तो आपका प्रिंट होके आपका जो है पैन कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पर जो है इसको यस कर दिया है। यस होने के बाद नीचे चलते हैं, मेसर्स XY ट्रस्ट हो गया हमारा, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए जेंडर ऑप्शन हमसे नहीं लेगा क्योंकि इसको ऑटोमेटिकली पता है कि हम यहाँ पर मेसर्स सेलेक्ट कर चुके हैं, है ना सर। यहाँ टाइटल से ही ऑटोमेटिकली उठा चुका वो, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट नहीं लेगा आपका। यहाँ पूछेगा आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। अब काफी सारी चीजें होती हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो यहां से खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, आपके रजिस्ट्रेशन में ही गलती से आपने अपने नाम की स्पेलिंग कोई गलत कर दी थी। आपने अपने रजिस्ट्रेशन में कोई स्पेलिंग गलत कर दिया, आपने ट्रस्ट को TRUST की जगह TURST कर दिया था, रजिस्ट्रेशन में ही ये लिख के आ गया है। अब पैन कार्ड पे आपको जाहिर सी बात है वही रखना पड़ेगा TURST, लेकिन आप यहां पर खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं, आपने वहां पर तो नाम दे दिया TRUST, और अगर गलती से आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर TURST था तो आप यहां पर क्लिक कीजिए, डू यू हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, क्या आपको किसी अदर नेम से जाना जाता है, इस ऑप्शन को कर दीजिए आप यस। यस करने के बाद यहां पे फिर से मैसेज सेलेक्ट कर लीजिए, और मैसेज सेलेक्ट करने के बाद यहां पर लास्ट नेम में अपना वो नाम, जैसे मैंने बताया था XYZ, और मेरे रजिस्ट्रेशन पे क्या सेलेक्ट हो गया था मुझसे TURST, गलती से मुझसे ये हो गया था फाइल, तो मैं यहां पर उस नाम को डाल दूंगा। अब मेरे पैन कार्ड पर मेरा जो नाम है वो एक्यूरेट वाला प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि हिंदी में लिखा वहां पर ट्रस्ट या इंग्लिश में लिखा हुआ TURST, लेकिन मैं यहां पर इसको करेक्ट कर सकता हूं। तो मेरा पैन डाटा, यानी कि जब भी मैं कोई एप्लीकेशन करूंगा तो वहां जब मैं अपना पैन नंबर डालूंगा और मैं गलती से वहां पर TRUST या TURST कुछ भी डालूंगा तो पैन डाटा ऑटोमेटिकली मुझे वेरीफाई कर लेगा, क्योंकि मैंने अपना सब नेम या मैंने अपना जो है हैव एवर यू नेम बाय अदर नेम, जो एलियस नेम है मैंने अपना, वो मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ था। तो ये कलाकार जो लोग होते हैं वो यहां खेल जाते हैं, यहां पे आप वो कलाकारी ठीक कर सकते हैं अपनी। आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, वहां उसमें करेक्शन करवाएंगे, उसके बाद फिर पैन कार्ड में चेंज करवाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, कहीं जरूरत नहीं है, यहां से खेल जाइए। ये मैं आपको बड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं इन चीजों का। अगर आपके चैरिटेबल में, मैंने देखा था संगात चैरिटेबल ट्रस्ट अगर जुड़े हैं तो हैंड रेज कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं। उनके साथ ये दिक्कत हुई थी, वो अपना जो है
इसी प्रकार से उनके चैरिटेबल की स्पेलिंग गलत हो गई थी, तो मैंने उनको तरीका बताया था, आप इस टाइप से कर लीजिए, और उन्होंने कंप्लीट कर दिया उसको। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जी हाँ, संघा चैरिटेबल ट्रस्ट दाहोद से। सर बिल्कुल अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी श्रीमान जी, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सर, याद रखिएगा इसको। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ आप बोलिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी अब सर, पता लग गया सर? गलती हो गया पर आपको बता। जी जी सर बिल्कुल। यहां से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जी सर। तो यहाँ पर हमने अपना लास्ट नेम है वो सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमसे फादर्स नेम नहीं लेगा, क्यों? हम ट्रस्ट या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हमसे फादर्स नेम मदर्स नेम कुछ नहीं उठाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना रिग्रेट ऑप्शन आता है, ये रेड कलर का साइन आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमसे और कुछ डाटा नहीं मांगेगा ये, ठीक है, कुछ भी नहीं मांगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते, सीधा सीधा आप क्लिक करेंगे किस पे? नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर गए, वो आपसे पूछेगा भाई टिक एज एप्लीकेबल, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब यहां पर क्या सिलेक्ट करना होता है पता है आपको? यहां पर हमेशा सिलेक्ट कीजिए नो इनकम, क्योंकि चैरिटीज जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल वर्क करती हैं, तो उनकी इनकम कुछ होती ही नहीं है। तो यहां पर इस ऑप्शन को हमेशा नो इनकम पे सिलेक्ट करके रखिएगा। काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, हमारे सीएस के भरोसे हम अपने सीए का भरोसे रह जाते हैं और वो यहां गलती कर जाते हैं। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे पूछेगा आपका रेजिडेंशियल या ऑफिस एड्रेस, तो वो आपको जो है रेजिडेंशियल एड्रेस में होता ही नहीं है संस्था का कोई भी, ऑफिस एड्रेस होता, तो ऑफिस एड्रेस को आप फाइल कर दीजिएगा। ऑफिस एड्रेस फाइल करने के बाद आपके टेलीफोन, मेल आईडी और ये सारी चीज यहाँ से पूछेगा। कंट्री कोड यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, किस कंट्री से है, एरिया कोड यहाँ से ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से सेलेक्ट हो जाएगा आपका। देन आफ्टर ऑफिस एड्रेस फाइल करने के बाद ये सारी चीज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, क्या आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को साइन किया है? तो यहाँ पर अब आपको अपने संस्था का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होती है। इसको आप जैसे ही यस टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उस पर्सन की डिटेल देनी होगी, किस व्यक्ति को आपने जो है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में असाइन किया है, उसकी डिटेल डाल के उसके आधार से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। आता है ना कि आप इसको ऑनलाइन वेरीफाई कैसे करें, तो यहाँ जो व्यक्ति की आप डिटेल डाल रहे हैं उसकी आधार ओटीपी के माध्यम से भी आपका जो है पैन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आप इसको नो करते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पर फिर जो है आपका नॉर्मल एप्लीकेशन में चला जाएगा आपकी फाइल, और वो नेक्स्ट में आपसे कहेगा भाई आप इसके साथ अपनी रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगाकर फला फला एड्रेस पर इसको जो है कोरियर करवा दीजिए, ऑनलाइन फीस यहीं से आपकी कट जाएगी। तो आई थिंक सो ये कंसेप्ट आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम अपनी संस्था के पैन कार्ड को खुद अप्लाई कर सकते हैं, या कैसे उसमें हम पैन करेक्शन कर सकते हैं। पैन करेक्शन का डाटा मैं आपको फिर बता रहा हूं, हर बार भरिए जब जब आप कोई चेंज करते हैं आपके एड्रेस में, मोस्टली एड्रेस में चेंज होता है, नाम में कोई चेंज नहीं होता, ना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कोई चेंज आता है, बार बार सिर्फ चेंज आता है कहाँ? आपके एड्रेस में। तो हमेशा आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका ओरिजिनल एड्रेस, आपकी संस्था का जो ओरिजिनल एड्रेस है वो पता होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। यहाँ पर फिर आपकी रह जाएगी कॉन्टेक्ट एंड अदर डिटेल्स हो चुकी हैं। उसके बाद एओ कोड सिलेक्ट होने होते हैं, तो वो एओ कोड नॉर्मल होते हैं, जैसे आप अपना जिला सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोड बताने लग जाएगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल हो जाती है, तो वहां पर आप डॉक्यूमेंट डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं और बाद में फिजिकली भी आप भेज सकते हैं। तो ये थी आपकी पैन एप्लीकेशन। आई थिंक सो, उम्मीद करता हूं कि आज जो जानकारी आपको दी गई है वो इंपॉर्टेंट रही होंगी सभी एनजीओ के लिए, क्योंकि ये बहुत बारीक चीजें हैं जिन पर कोई भी आपसे डिस्कस नहीं करता। हमें लगता है कि अगर हमारे नाम की स्पेलिंग में जरा सी भी मिस्टेक है, हम एक पैन रिकरेक्शन या करेक्शन डाटा के नाम से इसको जो है सेव कर सकते हैं, इसको हम रीप्रिंट करवा सकते हैं, हमारा पैन नंबर सेम रहेगा, बस वो डाटा हमारा चेंज होके आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी संस्थागत जो लाइफ है उसमें बहुत जगह काम आएगी। हमारे बहुत सारे साथी भाई जो है वो फंड रेजिंग करते हैं इसी डॉक्यूमेंट्री सर्विस के माध्यम से, उनके लिए बहुत काम आएगी। हमारे बहुत सारे संस्थागत साथियों ने हमसे फ्रेंचाइजी ली हुई है कंसल्टेंसी सर्विस के लिए। तो ये सब काम की चीजें हैं, आज आप सीख जाएंगे। ये सारे काम आप खुद कर सकते हैं, दूसरे एनजीओ के लिए करवा सकते हैं। उसके लिए आप एक जनरल डोनेशन कुछ भी रख सकते हैं,
कि भाई मैं आप मुझे कोई भी जनरल डोनेशन दे दीजिएगा, मैं उसके उस पे आपका ये काम करवा सकता हूँ। ये सारी चीज आपको इसीलिए सिखाई जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आएगी। यहाँ पर आप रेज हैंड है राम आशीष यादव जी का। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, मैं आपको जो है अथॉरिटी दे रहा हूँ अनम्यूट करने के लिए। राम आशीष यादव जी। सर जी श्रीमान जी। नहीं, मैं सर यही पूछना चाह रहा था जी। जैसे जिनका पैन कार्ड बन गया है, हम्म, अगर जैसे कुछ स्पेलिंग में एक आधा मिस्टेक है, एक आधा ही वर्ड है, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए सर, चलने में सब चल जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है उस पर नाम हिंदी में है हाँ, तो सब हिंदी में दौड़ेगा, नाम, तो सब दौड़ेगा, फिर कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। नाम हिंदी में है सर, बायोलॉजी कोई हिंदी दिक्कत में नहीं है सर, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नाम हिंदी में है, इंग्लिश में आप कैसे भी लिखिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक उससे है, कोई समस्या नहीं। यही पूछना चाह रहा था सर। ठीक है जी, थैंक यू। उपरिंग फाउंडेशन सर, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपने काफी समय से हैंड रेज किया हुआ है। उपरिंग फाउंडेशन, उपरिंग फाउंडेशन। चलिए जी, धमलेश जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा था। जी श्रीमान जी बताइए। नागपुर के पास भंडारा डिस्ट्रिक्ट से सर। जी सर जो एसोसिएट पर्सन का जो प्रॉब्लम बताया आपने, तो सेम मेरे पैन कार्ड पर भी वही हो गया है सर। वही दिक्कत हुई है? हाँ अरे सर। हाँ, चलिए सर, इस बहाने बहुत अच्छी चीज याद दिलाई। मैं बताने वाला था कि पैन कार्ड डाटा सर्च कैसे करते हैं। स्क्रीन अभी सबके साथ शेयर हो रही होगी, मैं बता देता हूँ आपको कैसे सर्च करते हैं अपना पैन डाटा। देखिए, सर्च पैन स्टेटस, जैसे ही आप गूगल पे टाइप करते हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? हाँ सर, हाँ। चलिए जी, स्टेटस ट्रैक, यहां पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आता है। एप्लीकेशन टाइप में पैन नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये हमसे पूछा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है नहीं, सिर्फ पैन नंबर है, तो मैं आपको बता दूं पैन नंबर से कैसे सर्च करते हैं। सर्च पैन नंबर, सॉरी, पैन वेरिफिकेशन, सॉरी, यहाँ पर जो है ना, आपको वो ऑप्शन हटा दिया गया है। अब आपकी जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है उसके माध्यम से ही आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको फिल करते हैं तो आपके सामने आपका पूरा डाटा दिखा देता है कि आपकी पैन एप्लीकेशंस में कहां पर कैसे क्या दिक्कत हुई। मैं आपको एक डेमो जो है दिखा देता हूँ। सर आपके पास आपका पैन एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट नंबर है क्या, जो सर मुझसे अभी बात कर रहे थे? हाँ सर। बताइएगा सर। ए सॉरी, ए नहीं सर, पैन नंबर नहीं सर, एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर सर अभी तो यानी है, लेकिन दूसरी जगह पर रखा है मैंने, वो चलिए साथ कोई में बात रखा नहीं। तो यहाँ पर आप ना एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब भी आपका पैन एप्लीकेशन होता है तो आपने जो मेल आईडी उस समय रजिस्ट्रेशन के समय दी गई होती है ना, उस पर एक मेल आता है आपके पास पैन से, उसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर हमेशा मिलता है, चाहे वो सेक्शन 8 वाले हो या कोई भी हो। जब भी आपके पास पैन का जो मेल आता है उसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, तो उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं कि आपके पैन का स्टेटस क्या है, कहीं वो एसोसिएशन और पर्सन में तो नहीं है। तो सर अभी वो दिक्कत जो आपको आई है उसको रिजॉल्व किया आपने कि नहीं किया? नहीं सर, नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं मेरा 1280J भी मैं इसी के लिए रोक के रखा हूँ कि अच्छा, नहीं दिक्कतें हो पा आएगी रहा है, करके। मैं बता देता हूँ आपको। उस पेन को आप कैसे? सरेंडर कर दीजिएगा, ठीक है जी। वो पेन आपका सरेंडर हो जाएगा, एक नया पैन कार्ड आपके पास बन के आया, उसका पैन नंबर चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पहले आप आगे सरेंडर करना पड़ता है क्या सर? पहले सरेंडर एप्लीकेशन के साथ ही सरेंडर होता है वो। अच्छा जी, एप्लीकेशन के साथ ही सरेंडर होता है। मैं आप मुझे 9991997003 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है जी। ओके सर। मैं हमारी महासंघ की जो टीम है, CSR है, उनका नंबर आपको दे दूंगा,
उनसे आप डायरेक्टली ओके अपनी सर, पैन थैंक एप्लीकेशन यू। करवाइए। और दूसरी बात सर, जैसे अगर मेरा पैन कार्ड चेंज हो जाता है तो मेरा अभी 6-7 साल का जो एनजीओ का वर्क हो गया है, वो उसमें काउंट होगा कि नहीं? जो नया ये आएगा तो पैन नंबर। सर उसमें दिक्कत आएगी। आपने आईटीआर फाइल कर रखी है क्या? हाँ सर। सर आईटीआर फाइल कर रखी है तो फिर दिक्कत आएगी, फिर दिक्कत आएगी। दिक्कत वाली चीज हो जाएगी नहीं? बिल्कुल। तो अभी इसी को रखे चालू की फिर चेंज कर दे, कैसे सर करें? देखिए, मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा आपको। जब आप इसको सरेंडर कर देते हैं ना ऑलरेडी, तो आपको इसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती है वैसे, ठीक है जी, कि आपका ये पैन नंबर सरेंडर हुआ था और आपका नया पैन नंबर इशू किया गया था। तो आप उस स्लिप को आप हमेशा यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस पर आपका पुराना पैन नंबर लिखा रहेगा। ओके तो ओके। आपकी पुरानी जो आईटीआर है वो वैलिडेट है। और रही बात ऑडिट की, ऑडिट तो देखिए टाइपिंग वाली चीज है। सीए को बोल दीजिएगा, कुछ पैसे लेगा, वो वापस आपकी जितनी भी ऑडिट्स है ना उनको रीटाइप कर देगा, उसमें सिर्फ पैन नंबर तो चेंज करना उसको, अच्छा, हो जाएगा। वो ओके कोई सर। इश्यू वाली बात नहीं। एक बार आप सीए साहब से जो इस बारे में थोड़ा डीपली कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी। मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ सर फिर। जी बिल्कुल शिवराज जी। चलिए, एमवीएफ जॉब्स, प्लीज अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, जी यादव जी बताइए। यादव जी नमस्कार। नमस्कार जी। जो आपने अभी पैन नंबर के बारे में जो डिटेल बताया ना, ठीक। हमारा भी मल्टीविजन फाउंडेशन के नाम से है, लेकिन मैं बीच में कोरोना के टाइम में मेरे को बेंगलोर से सर्च करके और मेरा सब सीज कर दिया था, सारा नंबर, अकाउंट भी सीज कर दिया था। तो पूरा कोरोना में मैं फंस गया। 7-8-10 लाख रुपया मेरा उसमें उन्होंने डीडी बना के निकाल लिया, जबकि कोई गलती नहीं थी। गलती सिर्फ ये थी जो पैन की आपने बताई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में वो रजिस्टर्ड है। ओके। और वो बाद में उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग काउंट करके, जबकि मेरे पास ATG 12A ऑलरेडी था, उसके बाद ये उन्होंने किया मेरे साथ। बाद में सारी रेक्टिफिकेशन होने के बाद कोई गलती नहीं मिली किसी भी तरह की, फिर भी मुझे वापस लेने के लिए फिर भी मुझे 50,000 रुपया खर्च करना पड़ा। तो इसमें मुझे समझ नहीं आया कि जो आपने बताया था एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ट्रस्ट, जब हम रजिस्टर करते हैं तो ट्रस्ट है जी। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन लोगों के समूह को ही तो संस्था कहेंगे, तो फिर कैसे रजिस्टर करें? नहीं सर, ट्रस्ट जब भी आप रजिस्टर करते हैं तो उसमें ट्रस्ट का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। नहीं, सोसाइटी एक्ट में। सोसाइटी में सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूज होगा। अच्छा, तो वो मेरा तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ही बना, तो फिर भी ATG 12A था, फिर भी उन्होंने हमें सर्च किया और इस तरह करा। हालांकि उन्होंने 50,000 रुपया मुझे इनकम मतलब मेरे को नहीं सर, उसमें क्या रहा होगा मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने एक ऑप्शन आपको बीच में बताया था कि यहाँ पर आप लोगों को नो इनकम सेलेक्ट करना है, आपने गलती वहां कर दी। जब एप्लीकेशन आपकी लगी ना, तो जो नो इनकम वाला जो ऑप्शन था ना, गलती वहां हुई थी आपकी। आप वो नोटिस मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अगर है तो आप दिखा दीजिए, उस पर लिखा है जी। गलती वहां नहीं थी कि आपने एसोसिएशन ऑफ पर्सन सेलेक्ट किया, गलती वहां थी एसोसिएशन ऑफ पर्सन सेलेक्ट करने के बाद आपने उसको इनकम में सेलेक्ट कर दिया होगा। हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस वजह से हुआ था सर वो। लेकिन वो होता ही इस वजह से सर, अगर आप वहां पर इनकम दिखा रहे हैं और गवर्नमेंट को आप जो है टैक्स फिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास 12 ATG है, आप टैक्स डिडक्शन ले रहे हैं वहां पर। नहीं, लेकिन उन्होंने, अगर मैं गलत होता तो मेरे को 45,000 रुपया मुझे उन्होंने इंटरेस्ट दिया वापस मेरे पैसे का। नहीं, आपके पैसे का इंटरेस्ट दिया सर। देखिए वो उन्होंने ब्लॉकेज करी ना, हो सकता है किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से हुई हो। अब वो पूरा टॉपिक क्या रहा या पूरा कारण क्या रहा, वो सीन क्या बना आपके साथ, वो कंफर्म नहीं है मुझे। गलती तो नहीं पाई उसमें, लेकिन मेरा जो पैसा खराब हुआ सर, वो इसलिए हुआ कि जो बाद में पैसा देना होता है जिस अथॉरिटी ने या जिसके पास भी रहता, उन्होंने मुझे तंग किया ना, मतलब बाकी गलतियां नहीं थी। हाँ, मैंने ये तो कि मेंटली और जो है फाइनेंशियली आपको हरेसमेंट हुई काफी सारी। जी। बाकी वो मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाह रहा था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जो मेरा सोसाइटी एक्ट में बना है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, मेरा क्लियर हो गया क्वेश्चन। उसमें है सर, वो ट्रस्ट का ट्रस्ट में रहेगा केवल। ठीक है जी, थैंक यू। ओके सर। ओपरिंग फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा।
जी शिवान जी बताइए। शकीब रहमान जी अपने आप को सर अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ सर, आधा कर दो सर। शकीब रहमान बोल रहा हूँ सर। जी शिवान जी बताइए। सर, जो आपने हमें ये सारी बातें बताई हैं, जी मैंने जो पैन कार्ड अप्लाई किया था अपने इनकम टैक्स वकील के जरिए किया था। अब मैं वो चेक करना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि नो इनकम होना चाहिए या ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पे, उसने सही तरीके से किया या नहीं किया, इसको सर देखने का तरीका वही है जो आप पैन सर्च पैन स्टेटस में जाके नहीं सर, देखेंगे? इसको देखिए, अब आपके उसने क्या सिलेक्ट किया है आप बिल्कुल भी नहीं चेक कर पाएंगे। उसका एक सबसे बढ़िया तरीका बता देता हूं मैं आपको। जो मैंने आपको तरीका बताया है आपके री एप्लीकेशन का, है ना, एप्लीकेशन का जो तरीका मैंने आपको बताया ना, इसी माध्यम से आप अपना एक पैन करेक्शन डाटा का फॉर्म भर दीजिए और उसमें दिखा दीजिए भाई मेरा पैन कार्ड खराब हो चुका है, आपको रीप्रिंट करवाना है, बात खत्म। और उसमें सारे ऑप्शंस आप जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे सेलेक्ट करके भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका वही का वही रिप्रिंट होके आ जाएगा और डाटा वहां पर अपडेट हो जाएगा आपका। थैंक यू। और एक दो प्रश्न है, इजाजत दे तो पूछूं सर? सर समय की बाध्यता रहेगी, कोशिश कीजिएगा आप मुझे पर्सनली सर कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर पैन कार्ड से संबंधित है। नहीं सर, एड्रेस नहीं, पैन कार्ड से सर संबंधित नहीं है तो आप मुझे पर्सनली सर कॉल कर दीजिएगा फिर, है ना। जी धन्यवाद। ओके शिवाजी, चलिए उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आप लोगों के लिए बेहतर रही होगी। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा सर, समापन की ओर बढ़ा जाए। एक बार सर मुझे हैंड रेज कर दीजिए, आप हो जाते हैं इधर लिस्ट में मिल नहीं पाते हैं फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। शायद सर हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है। चलिए उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद। जी सर, अच्छा मौजूद हो सर। सर मीटिंग छोड़ के नहीं जा सकता सर मैं। जी 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 श्रीमान जी। सर मीटिंग छोड़ के नहीं जाऊंगा सर कभी भी। बहुत अच्छा सर सेशन रहा सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा सर। और सभी लोगों को सर, अब एक्नॉलेजमेंट नंबर तो सबके पास होगा नहीं सर। नहीं होगा बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया रीप्रिंट और ये करके दे, पर सर अगर लोगों ने रीप्रिंट करके दोबारा करा ना तो सर लोग बहुत गलतियां फिर कर देंगे। नहीं 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 नहीं, अगर कोई आदमी रीप्रिंट के लिए ऑप्शन तभी दिलवाइएगा जब आप फाइलिंग करने वाले के पास बैठे हो या फिर किसी जो जिम्मेवार व्यक्ति उससे फाइलिंग करवा दीजिएगा। 107 रुपए फीस होती है, ज्यादा कोई बड़ी चीज है नहीं। गवर्नमेंट की फीस जो कटती है वो 107 रुपए के आसपास कुछ कटती है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा कोई 150 ले लेगा, कोई 200 रुपए लेगा, कोई 250 रुपए ले लेगा, ठीक है। या फिर वीडियो उनको दिखा दीजिएगा, भाई ऐसे ऐसे बताया गया है, इसको समझ ले और एक बार रीप्रिंट की एप्लीकेशन डाल दे, छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं। और इवन देन मैं आपको बता देता हूँ, गलती ना करे, खुद ना करे। नहीं ऐसा मैं आपको और तरीका बता देता हूँ। आपकी इनकम टैक्स की साइट पर ना एक पैन के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया होता है। आप चाहे तो उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपने पैन कार्ड का डाटा वहां से पूछ सकते हैं कि सर मैं किस जो है उसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या नहीं है मेरा, उसमें मेरी सर इनकम क्रेडिबिलिटी क्या दिखाई हुई है, उसमें नो इनकम में हूँ या नहीं हूँ। तो ये चीज आप वहां पर पूछ भी सकते हैं। मैं आपको उस चीज के लिए बता देता हूँ साइट पर। ये देखिए यहाँ पर आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर होता है NSDL। आप जैसे ही NSDL हेल्पलाइन नंबर सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर जो है ना आपको कस्टमर केयर के नंबर मिल जाएंगे, दिख रहे होंगे आपको। ये काफी सारे नंबर्स हैं आपके। इवन देन आपका जो पैन कार्ड होता है उसके पीछे नंबर छपा हुआ है, तो उस पर आप कॉल करके ना अपना डाटा वहां से वेरीफाई करवा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं उसके लिए आपको रिप्रिंट ही करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के इसमें जो है सवाल जवाब क्लियर हो गए होंगे कि अब उनको रिप्रिंट करवाने की या चेक करवाने के लिए कहीं भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पैन कार्ड पर बैक साइड में जो है आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और वहां से अपना डाटा आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर मुझे नो इनकम में दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है, मैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस में हूँ कि नहीं हूँ, या ट्रस्ट में है कि नहीं है मेरा, या मेरी कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट की गई है। आप डायरेक्टली कैटेगरी के नाम से वहां पूछ सकते हैं।
तो इस टाइप से आप क्वेरी कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज का सेशन काफी बेहतरीन रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में कल। और इसके अलावा भी अगर जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके कोई सवाल अगर रह गए हों तो वीडियो जब अपलोड कर दी जाएगी चैनल पर, तो वहां आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। तो वहां से आपके जो क्वेरीज हैं, आपके जो प्रश्न हैं, वो ले लिए जाएंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद समय से जुड़ने के लिए, और उम्मीद कीजिएगा कल फिर हम शार्प 8 o'clock मिलते हैं सेम प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस सीरीज में हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब दे सकें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। और एक बेसिक चीज, जैसे हम बचपन में ABCD पढ़ते थे, ANR पढ़ते थे, वैसे ही हम संस्था से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसका हम ANR पढ़ सकें। वो सारी चीज आपको सिखाई जा रही है। कल का हमारा सेशन रहेगा 10 एप्लीकेशन, जो कि मोस्टली NGOs के पास नहीं है। तो कल का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज ही अपने जितने भी साथी हैं सबको आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।